यमुनानगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां आईटीबीपी के जवान की पत्नी से 48 घंटे में 2 बार गैंगरेप किया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है। जो देश की हिफाजत करता है, उसकी पत्नी की अस्मत को ही इन दरिंदों ने तार तार कर दिया। हैवानियत की दास्तान देखिए। इन दोनों युवकों ने अपने बाकी 4 दोस्तों के साथ आईटीबीपी के जवान की पत्नी से 2 दिन में 2 बार गैंगरेप किया है। इसका पति आईटीबीपी में दिल्ली नौकरी कर रहा है और इसका जो घर है गाँव से बाहर है। कुछ दिन पहले 4 लड़कों ने इसके घर जबरदस्ती जाके इसके साथ गैंगरेप किया और उससे नेक्स्ट डे फिर इसको जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बिठा के बाहर ले जाकर 6 लड़कों ने इसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने पहले युवती के घर में घुसकर गैंगरेप किया और अगले दिन 2 आरोपियों ने उसे पिस्तौल के बल पर जंगल में ले जाकर उसकी अस्मत लूट ली। गिरफ्त में आया एक आरोपी ये तो बता रहा है कि गैंगरेप की वारदात तो हुई, लेकिन इसमें वो शामिल नहीं था। घर में नहीं गया था ना जी। घर कौन कौन गया था? पहले दिन ही गए थे जी। नाजर माजिद काला। अच्छा, और तुम? मैंने फोन करके बुलाया था, उसके बाद गया। अच्छा, और बाद में बाइक पे बिठा कर ले गए थे? बाइक पे बिठा के ले गया, मैं नहीं आता इनके साथ। इस केस में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। रेवाड़ी में एक हत्या के आरोपी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौके पर एक चिट्ठी फेंककर फरार हो गए। खून का बदला खून, कुछ ऐसा ही हुआ रेवाड़ी में। यहाँ अरुण नाम के युवक को गोलियों से भून दिया गया। रोहड़ाई मोड़ पर किसी काम से गए अरुण पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और गोलियां मारने की वजह बताने के लिए मौके पर एक नोट फेंक कर फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल अरुण को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये अरुण सन ऑफ जसवंत आज सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास रोड आई मोड़ के ऊपर अपने घर से फ्रूट लेने के लिए गया था। वहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने गोलियां मार दी, जो ट्रामा सेंटर में पहुंचने पे इसकी मृत्यु हो गई। अभी इसमें पूरी बातें तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगी। अभी कुछ पर्ची वगैरह जो है वो मिली है, उसकी वेरिफिकेशन के बाद ही एक्चुअल पता चलेगा। दरअसल अरुण पर 2015 में पटौदी के एक शख्स की हत्या का आरोप था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल अरुण जमानत पर जेल से बाहर था। ये अरुण जसवंत सिंह गांव नांगलिया का रहने वाला है और 2015 में एक पटौदी में एक केस दर्ज हुआ था, तो उसमें ये 2015 में पकड़ा गया था। उसके बाद में अभी बेल पे चल रहा था। क्या ये हत्या के आरोप में बंद हुआ था? हाँ, पहले हत्या के आरोप में बंद। हालांकि अरुण पर फायरिंग क्यों की गई, हत्या की वजह सिर्फ बदला था या फिर कुछ और, ये आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन मौकाए वारदात से मिले नोट से पुलिस इसे शुरुआती जांच में आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। सोहना में लापरवाही की वजह से सीवर में गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। यहां सीवर के लिए एक गड्ढा खोदा गया था, जिसमें गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। मामला पुलिस की चौखट तक तो पहुंच गया, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक लापरवाही यूं ही मासूमों की जिंदगी लीलती रहेगी। ये मौत का गड्ढा है और ये खतरे का निशान एक मासूम की जिंदगी गंवाने के बाद लगाया गया है। निजी कंपनी की लापरवाही तो देखिए। सोहना के धुनेला गांव के पास सीवर के लिए गड्ढा खोदा गया और फिर उसे खुला ही छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि इस गड्ढे में 2 बच्चे गिर गए, जिनमें से एक बच्ची की मौत हो गई है और दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है।
अपने दादा के पास से ट्यूशन के लिए आ रही थी, उसको तो वो तो नहीं गिर गई है मेरी लड़की तो मैं सर हून भग के गया तो वो गड्ढा था एक 15 फुट गहरा, तो उसमें वो लड़की निकाल के किनारे पे गिर रखी थी। तो मैंने सर जाते ही मैं तो घबरा गया। कंपनी वालों ने किनारे पे गिर रखी थी, तो मैं तो घबरा गया। मैंने छोरी उठाई है, छोरी उठा कर मैं सीधा सा हॉस्पिटल ले गया। ट्यूशन के लिए मेरी बच्ची जा रही थी गांव में और रास्ते में गड्ढे खुदे पड़े हैं जी। हमें तो मतलब कुछ पता नहीं, हमारे सीवर खोद रखे हैं जी। जब एक बच्ची की जान चली गई तो फिर कंपनी के अधिकारियों की नींद खुली और आनन फानन में खुले गड्ढे के पास खतरे का निशान लगाया गया। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे गुरुग्राम रेफर कर दिया गया है। सोहना से संजय राघव, न्यूज़ 18 हरियाणा। शनिवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टीम ने गुरुग्राम के 2 बाल आश्रमों का औचक निरीक्षण किया, जिनमें से एक आश्रम में 20 विदेशी लोगों को ठहराया गया था, जिस पर आश्रम के प्रबंधन से जवाब मांगा गया है। इस मामले में बाल कल्याण समिति को उसकी जांच करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। औचक निरीक्षण के दौरान यहां कई खामियां पाई गईं। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए टीम ने प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद गठित कमेटी ने शहर के सेक्टर 21 के आरुषि होम और सेक्टर 18 के दीप आश्रम में छापा मारा। वो दीप आश्रम में कुछ फॉरेनर्स स्टे कर रहे थे, तो चूंकि वहाँ पे देखो बच्चे भी हैं, थोड़े से स्पेशली एबल्ड लोग भी वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे रहना, आई हैव जस्ट पुट ए क्वेश्चन कि अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर लिविंग। कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए हमने कहा है। जैसे कई बार कई ऑर्डर्स हमें ऐसे देखने को मिले कि जो एक ही मेंबर के ऑर्डर से बच्चों को वहाँ पे भेज रखा है CCI में, जबकि वो चूंकि वो 5 मेंबर्स की वो है कमेटी है, एक चेयरपर्सन है, 4 मेंबर है, तो एटलीस्ट मेजॉरिटी में ऑर्डर पे साइन होने चाहिए। तो आपको बता दें, इस मामले में बाल कल्याण समिति को इसकी जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। औचक निरीक्षण के दौरान यहां पर कई खामियां पाई गई थी। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए टीम ने प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। देश में मानसिक रोगियों के लिए बाकायदा कानून है, बावजूद इसके इनकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं। वो सड़कों की ठोकर खा रहे हैं और ऐसे में इनकी देखरेख और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गुरुग्राम कोर्ट ने जिम्मेदारी ली है और मेंटल हेल्थ एक्ट के मुताबिक संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि उन्हें मानसिक रोगियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मानसिक रोगी जिन्हें न अपनी सुध होती है न जमाने की, आज ऐसे लाखों लोग सड़कों पर जिंदगी बिता रहे हैं। गुरुग्राम में भी इनकी संख्या कई ज्यादा है और अब इनकी देखरेख के लिए जिला अदालत मेंटल इल एक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत संबंधित विभागों को इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं देखने में ये भी आया है कि पुलिस विभाग इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन और किया गया है। पहले सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही इलाज करते थे, अब इसमें नेचुरोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस चलाने वाले लोग हैं वो भी मेंटल इल का इलाज कर सकते हैं। दिमागी रूप से कमजोर लोग अमूमन या तो घर से बाहर निकल आते हैं या फिर घर से बाहर आने के लिए हालात पैदा कर देते हैं। ऐसे में कई बार ना तो परिवार साथ दे पाता है और ना ही समाज स्वीकार करता है। ऐसे रोगी खुद के साथ दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस संबंध में जिला अदालत ने पुलिस कमिश्नर समेत दूसरे संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है। वहीं कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ऐसा कोई भी रोगी दिखाई देता है तो इसकी जानकारी अदालत में दी जाए। 7 जुलाई से इन्फोर्स हो रहा है वो एक्ट। उसमें सेक्शन 100 में पुलिस की बड़ी वाइड ड्यूटीज हैं। यदि कोई वॉन्डरर मेंटली इल घूमता हुआ कहीं भी दिखाई देता है तो ये ड्यूटी है वहाँ के पुलिस ऑफिसर की, ऑफिशियल की, कि वो उसको वहाँ से रेस्क्यू करे। हर मीटिंग में मैं पुलिस वालों को कहता हूँ, कमिश्नर को मैंने लेटर भी लिखा था
कि आप इनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करिए, इन्फोर्स करिए। लेकिन 8-9 महीने बीतने के बाद भी मुझे यहाँ और लगातार कहने के बाद भी पता नहीं पुलिस किस चीज का वेट कर रहे हैं। जिला अदालत ने ये भी अपील की है कि मेंटल हेल्थ एक्ट भले ही 1987 में बना हो, लेकिन 2017 में इसमें संशोधन किया गया है, जिसे 2018 जुलाई से लागू भी किया है। और इस एक्ट में साफ लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए बेहतर कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने भी लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि मानसिक रोगियों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। गुरुग्राम से नीरज अंबाता, न्यूज़ 18 हरियाणा। देश भर में बढ़ रहे इनफर्टिलिटी के मामलों को देखते हुए इंदिरा आईवीएफ ने गुरुग्राम में भी एक सेंटर शुरू किया है। इंदिरा आईवीएफ का ये 50वां सेंटर है, जिससे कि लोगों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। देश में इस वक्त कई गंभीर बीमारियों के साथ अब इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ने लगी है और इनफर्टिलिटी के मामले करोड़ों में हैं। लेकिन इंदिरा आईवीएफ इस समस्या के समाधान के लिए अग्रसर है और गुरुग्राम में इंदिरा ने अपना एक और आईवीएफ सेंटर शुरू किया है, जो देश में इंदिरा का 50वां आईवीएफ सेंटर है। एक और सेंटर की शुरुआत से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। हम लोगों का जो मिशन है वो यही है कि अभी हम लोग लार्जेस्ट आईवीएफ चेन है इंडिया में और 50th सेंटर का आज इनॉग्रेशन हो रहा है। हम लोगों का मेन मकसद है कि आने वाले कुछ सालों में हम करीबन 100 सेंटर और इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंदिरा आईवीएफ का सेंटर हो, ताकि लोगों को उनकी सिटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और उनको वही ट्रीटमेंट, वही क्वालिटी और वही सक्सेस रेट उनके सिटी में, उनके घर के पास मिल सके। देश में 15% आबादी इनफर्टिलिटी की शिकार है। हर रोज 100 से 150 इनफर्टिलिटी के मामले सामने आते हैं। शोध बताते हैं कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी की दर 60% हो गई है, जो 1980 में करीब 40% थी। 20 से 44 वर्ष की प्रजनन आयु में महिलाओं के बांझपन में इजाफा हुआ है। 2010 से 2020 के बीच अनुमानित 14% की वृद्धि आंकी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आईवीएफ के सेंटर्स की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करेगा। जैसा आपने देखा होगा कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेज जिसको कहते हैं कि हम लोग मिलावटी खाना खा रहे हैं, मिलावटी हवा में सांस ले रहे हैं, खाने में प्रदूषण है, हर चीज़ में हवा का प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है और इवन शोर है। इन सब से दो चीज़ें मैंने देखी है। मैं 40 साल से लगभग काम कर रहा हूँ इनफर्टिलिटी में। मैंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की है। एक तो आदमी के शुक्राणुओं की मात्रा की कमी होती जा रही है और दूसरे अंडों की जो क्वालिटी, जब औरत के पहले 35-40 साल में खराब होता था, अब 30 और 35 साल में उनके अंडों की क्वालिटी खराब हो गई। ये समस्या गांव में छोटे तबकों में ज्यादा है। साल 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रजनन उम्र वाले 27.5 मिलियन दंपति इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रस्त हैं। इसमें 40 से 50% इनफर्टिलिटी की वजह महिलाओं में और 30 से 40% कारण पुरुषों में बढ़ा है। बांझपन के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के प्रजनन स्वास्थ्य को मजबूत करने की जरूरत है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में इंदिरा आईवीएफ की 50वीं ब्रांच खोली गई। गुरुग्राम से नीरज अंबाता, न्यूज़ 18 हरियाणा। इनको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.news18.com पर। नमस्कार।